मेरा पड़ोसी घर पर नहीं था। तब पड़ोसन ने मुझे घर बुलाया था। मुझे लगा कि उन्हें सहायता चाहिए होगी, इसलिए मैं उनके घर गया। लेकिन वो मुझे अपने कमरे में ले गई। पड़ोसन ने कहा, मेरे पति घर पर नहीं है, इसलिए अब तुम ही मेरी सहायता करो। मैं तुम्हें कुछ नया सिखाती हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने 1 घंटे तक हमारे नए घर का काम लगभग पूरा हो गया था, इसीलिए मैं उसे देखने जाया करता था। मेरे घर से नए घर की दूरी 20 किलोमीटर थी। एक दिन मैं वहां काम देखने गया तो सामने रहने वाली आंटी मुझे अक्सर चाय पानी के लिए बुलाती थी। उनके पानी सेवा के चलते मैं एक दिन उनके घर गया। उस दिन उन्होंने मुझसे बहुत बोल्ड अंदाज में बात की। उन्होंने अपनी साड़ी भी कुछ अलग तरह से पहनी हुई थी। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, उन्होंने मुझे चाय के लिए पूछा। मैंने कहा कि मैं चाय नहीं पीता, लेकिन उन्होंने जोर देकर चाय बना दें। जब उन्होंने चाय दी तो मेरे हाथ पर हल्का सा हाथ छुआ। उस वक्त मुझे कुछ अलग ही महसूस हुआ। मैंने इसे मजाक समझा, लेकिन आंटी मुझे मेरी जीन्स का पहला अनुभव देने वाली थी कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तब उन्होंने कहा, तुम आज सही वक्त पर घर आए हो अंकल। आज घर पर नहीं है। मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। लेकिन हेल्प के बहाने वो मुझे कमरे में ले गई। आज तुम्हें कुछ नया अनुभव देती हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने मैं रोहन है। मेरी उम्र 20 साल है। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर मैंने काफी पैसे कमाए। इसलिए मैंने अपने माता पिता को एक छोटे से घर से निकालकर एक बड़े बंगले में लाने का सपना देखा था। हमारे घर का काम लगभग पूरा हो गया था, इसलिए मैं अक्सर वहां जाने लगा। एक दिन मैंने देखा कि सामने रहने वाली 30 साल की महिला मुझे लगातार देख रही थी। मैं अपने काम में व्यस्त रहता था, लेकिन जब भी मेरी नजर पड़ती, मुझे महसूस होता कि वह मुझे देख रही है। एक दिन उसने इशारे से मुझे बुलाया। जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा, क्या भाई, नए पड़ोसी कब बनोगे? तुम्हारे घर का काम कब तक पूरा होगा? इस तरह से हमारी जान पहचान हो गई। उसका नाम रुचि था। मैंने उसे पहली बार आंटी कहकर बुलाया। रुचि मुझे बार बार देखती रहती थी। हमारे घर के सामने ही उसका घर था, लेकिन वह बहुत साधारण था। उसका रहन सहन भी बहुत साधारण था। वह हमेशा साड़ी में रहती थी, क्योंकि हम भी कुछ दिनों बाद वहां रहने वाले थे। उससे बातें किया करता था, क्योंकि वह हमारी भविष्य की पड़ोसी थी। उस बात को छोड़ दें तो मुझे उससे बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं 20 साल का लड़का था और वह 30 साल की महिला थी। एक दिन जब घर का कार्य चल रहा था, मैं वहीं कुर्सी डालकर बैठा हुआ था। उसी समय रुचि आई और शाम के वक्त मुझे चाय लाकर दी। उसने कहा कि मैं सुबह से तुम्हें देख रही हूँ। तुम अपने घर के काम पर काफी ध्यान दे रहे हो। रुचि का यह व्यवहार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें भी ऐसे अच्छे पड़ोसी चाहिए थे। मेरे माता पिता ने बहुत ही कठिन समय देखा था और बड़ी मेहनत से मेरी पढ़ाई पूरी करवाई थी। हमारे घर में मेरे माता पिता, मैं और मेरा छोटा भाई था। मेरा छोटा भाई 16 साल का था। हाल ही में मैंने उसका एडमिशन दूसरे शहर के कॉलेज में करवाया था। अब वह भी कॉलेज जाने लगा था। नए बंगले के बनाने के बारे में घर में किसी को जानकारी नहीं थी। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मैंने एक जगह नौकरी शुरू की और कुछ ही महीनों में नौकरी करते हुए मैंने अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया। उस बिजनेस में कम समय में मुझे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ और उसी के कारण मैं आज अपने इस बंगले का काम करवा सका। मैं अपने माता पिता के लिए बहुत खुश था और भाई की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। बीच बीच में मैं उससे मिलने उसके हॉस्टल जाया करता था। एक दिन मैं यह देखने के लिए गया कि बनाने का कार्य कितना हुआ है। तब मुझे पता चला कि मैंने विदेश से बंगले के लिए कुछ सामान मंगवाया था, जिसके आने में देर हो रही थी। इसलिए बंगला बनने में कुछ टाइम लगेगा। काम का अंदाजा लगाकर मैं वहां से निकलने लगा। तभी मैंने देखा कि रुचि अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर मेरी ओर देख रही थी। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो मुझे उसकी नजरों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि वह मुझे एक अलग ही नजर से देख रही थी। तभी उसने मुझे हाथ दिखाया। मैंने भी उसे बाएं किया और वहां से निकल गया। रुचि का यह व्यवहार मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारी इतनी पहचान भी नहीं थी। फिर भी जब भी मैं वहां जाता, वह मुझसे बात किए बिना नहीं रहती थी। हर बार वह मुझे चाय नाश्ते के लिए बुलाती, लेकिन मैं किसी न किसी बहाने से उसे टाल देता था।
कुछ दिनों बाद जब मैं बंगले के काम की जगह जा रहा था, तब जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि मुझे गाड़ी से सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे मैं बंगले के पास पहुंचा। तब सामने का दृश्य देखकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि बंगले की दीवार पानी में बह गई थी। काम अभी कच्चा था, इसलिए बारिश का प्रहार उसे सहन नहीं हो पाया। हुए नुकसान को देखकर मैं बहुत निराश हो गया था। जोरदार बारिश के कारण वहां के मजदूर भी चले गए थे। तब मैं बंगले की आड़ में जाकर खड़ा हो गया। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए मुझे वापस घर जाने के लिए बारिश कम होने का इंतजार करना पड़ा और मैं वहीं खड़ा रहा। काफी समय हो गया, लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसी स्थिति में क्या करना है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उस समय मैंने घर पर फोन लगाया, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से वो नहीं लग रहा था। कुछ समय इंतजार करने के बाद अचानक मैंने सामने देखा तो रुचि मेरे सामने थी। रुचि हाथ में छाता लेकर सामने से आ रही थी। शाम का समय था और बारिश की वजह से काफी अंधेरा हो गया था। रुचि एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में टॉर्च लेकर धीरे धीरे मेरी ओर आ रही थी। तब टॉर्च की रोशनी में मैंने उसे देखा। उस हल्की रोशनी में रुचि कुछ अलग ही दिख रही थी। उस समय उसने साड़ी नहीं पहनी थी, बल्कि मॉडर्न कपड़े पहने थे। उसके होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। रुचि का यह रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसे देखकर मैं बस उसे देखता ही रह गया। उसके पास जो छाता था वह उसके हिसाब से थोड़ा छोटा था, इसलिए उसका शरीर थोड़ा भी गया था। उसका भीगा हुआ रूप देखकर मेरी नजरें उसके प्रति बदलती जा रही थीं। ऐसी खूबसूरत महिला मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी रुचि मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़कर बिना कुछ कहे मुझे अपने घर की ओर ले जाने लगी। तब मैं बिना कुछ कहे बस उसके पीछे चलने लगा। वह आगे चल रही थी और मैं पीछे से उसे देखता रहा था। मेरी नजरें उसकी हर चीज पर जा रही थीं। मैंने कभी किसी महिला को इस तरह से नहीं देखा था। आज मुझे क्या हो रहा था पता नहीं। रुचि का वह रूप और उस रूप का साथ दे रही बारिश जोरदार तरीके से मेरे मन पर असर कर रहे थे। मेरा अपने मन पर से संयम टूटता जा रहा था। तभी रुचि ने मुझे आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर मैं होश में आया। उसने कहा, रोहन, तुम ऐसे से इतनी बारिश में क्या कर रहे हो? इतनी तेज बारिश में इस तरह रुकना ठीक नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि मैं बारिश कम होने का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे घर जाने में बहुत देर हो गई है। लेकिन इतनी तेज बारिश की वजह से मैं यहाँ ही रुक गया। तब रुचि ने कहा, रोहन, मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ, तुम मेरी मदद ले सकते हो। पड़ोसी मुश्किल वक्त में काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? जब मैंने मुस्कुराया तो उसने कहा कि यह घर अपना ही है, ऐसा समझो। उसे बात करते हुए मैं नजरें झुकाकर बात कर रहा था, लेकिन जब मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा तो मुझे उसके रूप को देखकर अंदर कुछ अलग ही महसूस हुआ। उसकी सुंदरता बहुत मनमोहक थी और उसने मेरे दिल को बहुत भाया। लेकिन मैंने खुद को संभाला, क्योंकि मुझे पता था कि रुचि की शादी तो जरूर हो चुकी होगी। उस वक्त मैंने उससे कहा, आंटी, आपने मेरी हेल्प की, इसके लिए थैंक यू। तब रुचि ने कहा, रोहन, मुझे आंटी बांटी मत कहो। अभी अभी मेरी शादी हुई है। मेरे पति कुछ दिनों के लिए बाहर काम पर गए हैं, इसलिए मैं यहाँ अकेली हूँ और आगे से मुझे आंटी कहकर मत पुकारो। हमारे बीच उम्र का कितना ही अंतर है। और हाँ, आगे कभी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे जरूर आवाज देना। मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, और अगर मुझे कभी कुछ हेल्प चाहिए होगी तो तुम करोगे, है ना? उस वक्त मैंने उसकी ओर देखा और सिर हिला दिया। मैं बारिश में थोड़ा भी गया था और मुझे ठंड लग रही थी। मैं कांप रहा था। तभी रुचि ने मेरा शर्ट उतारने की कोशिश की। उसके स्पर्श से मेरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ने लगे। मुझे वह अच्छा भी लग रहा था और विश्वास भी नहीं हो रहा था। मैं उस समय दुविधा में था, समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। मुझे वो बातें अच्छी भी लग रही थीं और उसका स्पर्श मेरे लिए नया था, इसलिए मैंने रुचि उसके व्यवहार के बारे में मैंने उससे बात की। तब उसने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा शॉर्ट पूरा गीला हो गया है, इसलिए तुम्हें ठंड लग रही है। मैं तुम्हें अपने पति का एक शर्ट लाकर देती है, उसे पहन लो। शर्ट लाकर देने तक तो ठीक था, लेकिन जब उसने मेरी शर्ट उतारने की कोशिश की तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उससे दूरी बनाते हुए 2 कदम पीछे हट गया। उसने मुझे अपने पति का एक शर्ट लाकर दिया,
लेकिन वह शर्ट मुझे बिल्कुल फिट नहीं आ रहा था। उसने मुझे और कुछ शॉर्ट्स लाकर दी, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे ठीक से फिट नहीं हो रही थी। तब मैंने उससे कहा, अगर आपके पास कोई कंबल हो तो वह मुझे दे दीजिए, वह काफी होगा। तब रुचि ने मुझे एक कंबल लाकर दिया। मैं उस कंबल को लेकर उसके घर के सोफे पर बैठ गया। जब मैंने घड़ी में देखा तो रात के 11 बज चुके थे। मुझे घर जाने में बहुत देर हो गई थी। तभी रुचि मेरे लिए गर्मा गर्म सूप लेकर आई। उसने कहा, रोहन, यह सूप पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने उसके हाथ से सूप लिया। रुचि का स्वभाव मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि पड़ोसी इतने अच्छे हो सकते हैं। मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी, इसलिए सूप पीने के बाद मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। सूप पीते वक्त रुचि मेरे सामने बैठी थी। मेरा ध्यान बार बार उसकी ओर जा रहा था। उसकी सुंदरता देखकर मैं पूरी तरह से खो हो गया था। इस दौरान रुचि ने मुझसे कहा, रोहन, अब तुम्हें घर जाने में काफी देर हो जाएगी, इसलिए आज की रात तुम मेरे पास ही रुक जाओ। और हाँ, किसी भी चीज की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। रुचि के एक एक शब्द मेरे कानों में जैसे मधु की तरह पड़ रहे थे, क्योंकि उसकी आवाज बहुत मीठी थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पत्नी भी उसकी तरह ही होनी चाहिए। उस समय जब मैं यह सब सोच रहा था, रुचि मेरे पास आई। उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रखा और दूसरा हाथ मेरे बालों पर फिराने लगी। उसने कहा, तुम्हारे बाल भी बहुत गीले हैं। मेरे बालों का पानी झटक रही थी। रुचि का स्पर्श अब मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन में यह बात भी थी कि रुचि शादीशुदा है। उसने मेरी मदद की है, इसलिए मुझे इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसलिए मैंने रुचि से कहा, मुझे तुम्हारे पास रुकना सही नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आज की रात में रुक जाऊंगा और सुबह जल्दी अपने घर चला जाऊंगा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और एक तरह से बारिश ने हमारी मुलाकात का कारण बना दिया था। मैं रुचि की हेल्प समझ रहा था, लेकिन रुचि मेरे साथ रात को कुछ ऐसा करने वाली थी जो मेरे जीवन का पहला अनुभव होने वाला था। रुचि ने मुझे अपने कमरे में सोने के लिए कहा। आज दिन भर में बहुत थका हुआ था, इसलिए मुझे तुरंत नींद आ गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि रुचि मेरे बगल में सो रही थी। उसका हाथ मेरी छाती पर था। उसे इस तरह अपने पास देखकर मैं थोड़ा दूर हो गया। रात जिस स्थिति में थी और उसी स्थिति में मेरे बगल में आकर सो गई थी। मुझे गहरी नींद लगने के कारण पता नहीं चला कि वह मेरे पास आकर सो गई। जैसे ही मैं उठा, रुचि भी जाग गई। तब मैंने उससे कहा, रुचि, ये क्या बेहुदा काम है, तुम मेरे पास आकर क्यों सोई? तब रुचि ने कहा, मैं बाहर सोफे पर सोई थी, लेकिन हॉल में मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर सो गई। तब मैंने अपना शर्ट ढूंढना शुरू किया। मेरे शरीर पर तब भी शर्ट नहीं था। मुझे हॉल में मेरा शर्ट दिखा। शर्ट पहनकर मैं जल्दी से उसके घर से निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने अपने माता पिता से कहा कि रात को बारिश हो रही थी, इसलिए मेन हॉल में ही थोड़ा रुक गया था। नहाने के लिए जब मैं बाथरूम में गया और शर्ट उतारी तो मैंने आईने में जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने ध्यान से देखा तो मेरी छाती पर लिपस्टिक के निशान थे और मेरी पैंट भी थोड़ी ढीली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रुचि ने यह सब मेरे साथ कब किया। मेरे मन में ढेर सारे सवाल उठने लगे। मुझे लगा कि रुचि ने मुझे जो सूप पिलाया था उसकी वजह से मुझे गहरी नींद आ गई थी और नींद में उसने मेरे साथ कुछ गलत किया, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। पिछली रात उसके घर में जो रोमांस का माहौल बना था, उसने मुझे रुचि के साथ बहुत कुछ करने की इच्छा पैदा कर दी थी, लेकिन वह शादीशुदा थी। इसीलिए मैंने अपने मन पर काबू रखा और खुद को फिसलने नहीं दिया। लेकिन जो कुछ हुआ उसे साफ था कि रुचि भी वही चाहती थी जो मेरे मन में था। उस दिन मैंने अपना सारा काम निपटा लिया और पूरे दिन मेरे मन में रुचि की छवि घूमते रहो। मेरे मन में बार बार पिछली रात की रुचि की छवि आ रही थी, जिसे अब मेरे मन में जो इच्छा पैदा हुई थी उसे मैं रुचि के सामने बोलने की सोच रहा था। उसके बर्ताव से भी मुझे ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा था, क्योंकि जब से मैं घर के बनने का काम देखने जाता था तब से ही उसकी नजर मुझ पर है। यह तो मुझे साफ दिख रहा था। 2 दिन बाद मैं बंगले के पास पहुंचा तो देखा कि मजदूरों ने घर की दीवार फिर से पहले जैसी कर दी थी।
2 दिन से बारिश भी नहीं हुई थी। मेरी नजर रुचि के घर की तरफ गई तो देखा कि उसके घर का दरवाजा बंद था। आमतौर पर जब मैं वहां जाता था तो वह बंगले के पास आसपास दिखती थी, लेकिन आज रुचि कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। आखिरकार मैं उसके घर के दरवाजे के पास पहुंचा। मुझे अब उसे देखने की बेचैनी हो रही थी। जब मैं उसके घर के पास पहुंचा तो अंदर से कुछ मर्दों की आवाजें आ रही थी। मुझे लगा कि उसके घर में कोई मेहमान आए होंगे, इसलिए मैंने वहां से लौटना ही बेहतर समझा और अपने बंगले की तरफ लौट गया। उसे देखने के लिए मेरी आंखें बेचैन हो रही थीं, क्योंकि उससे मुझे पहला अनुभव मिलने वाला था। उस दिन शाम तक मैंने मरुचि का इंतजार किया, लेकिन रुचि घर से बाहर नहीं आई। तब मैं घर की ओर जाने लगा। रास्ते में मुझे मेरा भाई यश मिला। उसे देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि उस रास्ते पर उसे देखना नामुमकिन था। मैंने उसके पास जाकर गाड़ी रोकी तो वह मुझे डरा हुआ नजर आया। मैंने उससे पूछा, यश, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस समय हॉस्टल में होना चाहिए था। तुम आ रहे हो, इसकी भी कोई खबर नहीं दी। तब यश ने कहा, भैया, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले हम घर चलें। मुझे बहुत भूख लगी है और कई दिनों से मुझे माँ के हाथ का खाना खाने की इच्छा हो रही है। यश की बात सुनकर मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और घर आकर उसने खाना खाया और तुरंत सो गया। उस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार करवटें बदल रहा था। तभी अचानक यश अपनी जगह से उठकर कहीं जाने लगा। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मुझे समझ आ गया कि वह नींद में चल रहा है। मैंने उसे पकड़कर वापस उसकी जगह सुला दिया है। अगले दिन मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं रुचि से मिलूंगा, क्योंकि बिना उससे मिले मुझे चैन नहीं मिल रहा था। मैं फिर से बंगले के पास पहुंचा और काम कितना हुआ यह देखने लगा। तभी अचानक रुचि वहां आ गई। आज वह साधारण साड़ीन में आई थी, लेकिन उसे देखकर मुझे पिछली रात की उसकी वही छवि देख रही थी। आज साड़ी में रुचि बहुत ही सुंदर लग रही थी। जिस तरह से वह उस रात मुझे दिख रही थी, मुझे रुचि अब दिल से पसंद आने लगी थी। मैं उसके ख्यालों में डूबने ही वाला था कि तभी रुचि बोलने लगी, रोहन, मुझे तुम्हारी थोड़ी सहायता चाहिए। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रुचि को किस चीज में सहायता चाहिए, यह तो अब मुझे साफ दिखाई देने लगा था। इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे उसे हाँ कह दिया। तब उसने कहा, हमें थोड़ा बाहर जाना है, तो तुम मेरे साथ चलो और हम मेरी स्कूटी से वहां जाएंगे। मैं तैयार होकर आती है। कुछ देर बाद रुचि तैयार होकर आई, और जब वह तैयार होकर आई तो उसे देखकर मैं बस उसे देखते रहना चाहता था। मैं उसके साथ स्कूटी पर बैठा और हम निकल पड़े। कुछ समय बाद हम चोल के पास पहुंच गए। वह चोल काफी बड़ी लग रही थी। मैंने रुचि से पूछा, तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? तब रुचि ने कहा, मेरे घर के पास मेरी थोड़ी इज्जत है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। यहाँ मेरी एक सहेली का कमरा है। रुचि मुझे कमरे पर ले जाने वाली थी, यानी आज मेरे मन में जो इच्छा थी वह 100% पूरी होने वाली थी। इस सोच से मैं उसके पीछे चल पड़ा। स्कूटी से उतरकर रुचि चलने लगी और मैं उसके पीछे जा रहा था। चाल के एक कोने में एक कमरा था। रुचि उस कमरे में गई और मैं भी अंदर गया। कमरे में देखा तो वहां एक बिस्तर था और उसके बगल में एक पानी का मटका रखा था। तब रुचि बिस्तर पर जाकर बैठ गई। कमरे की हालत देखकर मुझे लग रहा था कि वहां बहुत अंधेरा और शांति थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान एक ही चीज पर था और मैं उसे जल्द से जल्द अनुभव करना चाहता था। मैं बिस्तर पर बैठ गया। अगले ही कुछ पलों में कमरे में 4 हट्टे कट्टे लोग आ गए। उन्हें देखकर मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने देखा कि उन 4 लोगों में से 2 के पास कैमरे थे और तभी कमरे में बड़ी लाइट्स जल गई। कमरे में काफी बड़ी लाइट्स थी। मैंने रुचि से पूछा, रुचि, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन रुचि कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने मुंह पर स्कार्फ बांधा हुआ था। मैं उसे यह सब पूछ ही रहा था कि तभी एक मोटी और भारी भरकम महिला वहां आई और मेरे पास बैठ गई। एक तरफ रुचि थी और दूसरी तरफ वह महिला। मैंने जोर से चिल्लाकर पूछा, ये क्या चल रहा है? तब उन 4 लोगों में से एक ने कहा, तुम कितना भी जोर से चिल्लाओ, इस कमरे से बाहर कोई आवाज नहीं जाएगी। तब मुझे समझ में आ गया कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने एक बड़ा रामपुरी चाकू निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया।
मैं बहुत डर गया था। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे, नहीं तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं बहुत घबरा गया था। मुझे समझ आ गया था कि मैं गलत चीज में फंस चुका है। मैंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए रुचि का पीछा किया था, लेकिन यह बात अब मेरी जान तक पहुंच गई थी। इसके बाद रुचि और उस महिला ने मेरे साथ अनुचित हरकतें करनी शुरू कर दी और कैमरे वाले लोग पूरा शूट कर रहे थे। मुझे समझ आ गया था कि मुझे फंसाया गया है। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। जब दरवाजा नहीं खोला गया तो वह बाहर से तोड़ दिया गया। रुचि पुलिस को देखकर बुरी तरह से डर गई थी। पुलिस ने उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह गैंग थी जो महिलाओं के जाल में फंसाकर कम उम्र के लड़कों से लाखों रुपए की मांग करती थी। रुचि ने मेरे छोटे भाई के साथ भी यही किया था और वह इसका शिकार बन चुका था। इसलिए रुचि को फंसाने के लिए हमने यह प्लान बनाया था। यश ने मुझे उसके साथ हुई सारी बातें बताई। उसने बताया कि हॉस्टल से घर आते समय रुचि ने उसे भी अपने झांसे में फंसा लिया था। असल में रुचि उसका असली नाम नहीं था। रुचि और उसकी टोली कम उम्र के लड़कों को धोखा देकर लूटने का काम करती थी। मैंने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी और जाल बिछाकर उस टोली को गिरफ्तार करवाया। रुचि ने उसी तरह से यश का भी वीडियो बनाया था और उसे लाखों रुपए की मांग की थी। यश ने कुछ पैसे दे भी दिए थे, लेकिन वे इतने पर ही नहीं रुके। यश को ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर उसने और पैसे नहीं दिए तो वो उसका वीडियो वायरल कर देंगे। रात को जब मैं यश को घर लेकर आया था, तब आधी रात में वह एक कोने में बैठकर रो रहा था। तब मैंने उसे विश्वास में लेकर सारी बातें पूछी। उसने हिम्मत जुटाकर मुझे यह सब बताया। उसी की हिम्मत की वजह से मैं रुचि का पर्दाफाश कर पाया। हमारे बंगले के सामने जो का घर था वह उसने किराए पर लिया था और वह भी झूठी पहचान दिखाकर आज मेरे भाई को इस घटना का बहुत बड़ा मानसिक आघात हुआ था। वह अनजाने में ही डिप्रेशन में चला गया था और उसे संभालने में काफी वक्त लगा। रुचि और उसकी टोली को मैंने अच्छी तरह सबक सिखाया। समय पर यह बात मेरे सामने आ जाने से मैं यश को बचाने में सफल हो गया। नहीं तो उसके साथ और क्या क्या हो सकता था, इसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अनजाने में मैंने कई और युवाओं को भी इस तरह की धोखाधड़ी से बचाया था। रुचि और उसकी चोली की खबर सामने आते ही कई युवाओं ने कबूल किया कि उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई थीं। दोस्तों, किसी के मीठे शब्दों में आकर तुरंत भरोसा न करें और अनजान लोगों पर जल्दी से विश्वास न करें, क्योंकि आपकी मासूमियत का फायदा उठाने के लिए ऐसे बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। इसलिए सतर्क रहें ताकि आपकी स्थिति यश जैसी न हो। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जिए फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। मेरी 30 साल की कुंवारी दीदी कई सालों बाद घर आई थी। शादी में रुचि न होने पर पापा से बहस करके नौकरी करने दूसरे शहर चली गई। तब से वह वहीं रही थी। उसके आने के बाद से वह हमेशा मेरे आसपास घूमती रहती थी। एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे, तब दीदी बोली, तुम अभी 17 साल के हो, फिर भी तुम्हारा यह कितना बड़ा है, तुम तो बड़े हो गए हो। ऐसा बड़बड़ाते हुए दीदी ने मेरा देखा और वहीं पर मेरा नाम अमर है और मैं 10वीं में पढ़ता हूँ। मेरी दीदी कई सालों बाद हमारे घर आई थी। वह 30 साल की थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे। दोपहर को स्कूल से घर आने के बाद मेरी देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं होता था। इसीलिए पापा ने दीदी को हमारे घर बुला लिया था। मुझे देखते ही दीदी ने मुझे गले लगा लिया। उसने कहा, अमर बहुत जल्दी बड़ा हो गया। दीदी के घर आने के बाद से वह मेरे कमरे में ही रहती थी। मैं भी खुशी खुशी अपना कमरा उसके साथ शेयर कर रहा था। दोपहर को जब मैं स्कूल से घर आता तो मेरे हाथ से बैग ले लेने से लेकर खाना खिलाने तक मेरी सारी देखभाल दीदी ही करती थी। मैं अब 17 साल का हो गया था और 10वीं में पढ़ता था। दीदी को घर बुलाने का एक और अहम कारण था। करीब 1 महीने पहले मुझे थायराइड का पता चला था। इतनी कम उम्र में ही मुझे थायराइड के कारण एंटी थायराइड इंजेक्शन लेने पड़ रही थी। मुझे एंटी थायराइड देने के लिए घर पर एक मेल नर्स आया करता था। जैसे नर्स होती है
वैसे ही मेल नर्स भी होते हैं। वह लड़का हर दिन दोपहर में मुझे इंजेक्शन देने के लिए आता था। देखते देखते दीदी को घर आए कई दिन हो गए थे। मेरे स्कूल जाने से लेकर मेरी पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी दीदी ही उठा रही थी। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरी नींद अचानक खोलने का कारण था मेरे शरीर पर घूमता हुआ हाथ। दीदी अचानक मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी थी। मुझे शरीर पर किसी का हाथ फेरना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे लगा ये सब दीदी से गलती से हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे दीदी की कुछ ऐसी चीज मेरे सामने आने लगी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उस दिन मैंने पहली बार उसका वह अजीब व्यवहार देखा था, इसीलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन भी दीदी ने फिर से वैसा ही कुछ किया। लगातार 2 दिन तक दीदी के अजीब व्यवहार को सहने के बाद मैंने तय किया कि अब मैं उसे इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन जब मैं स्कूल से घर आया और खाना खाते समय मैं उससे सवाल किया, तब मैंने कहा, दीदी, पिछले 2 दिन से रात को सोते समय तुम मेरे शरीर पर हाथ क्यों भरती हो? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आता है? जैसे ही मैंने दीदी से यह सवाल किया, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उसने कहा, शायद मुझे कुछ सपने आते होंगे। सपने में गलती से मेरा हाथ तुम्हारे शरीर पर आ गया होगा। तब मैंने दीदी की बातों पर विश्वास कर लिया, परंतु इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। उसी रात सोने के कुछ समय बाद में मेरी नींद खुल गई। सोने से पहले मैंने प्यास लगने के कारण 2 गिलास पानी पिया था और इसी कारण मेरी आधी रात में ही नींद टूट गई थी और मैं उठा और देखा कि दीदी मेरे पास नहीं थी। मुझे लगा कि वह बाथरूम में होगी, लेकिन वह कमरे के बाथरूम में भी नहीं थी। तब मैं दीदी को ढूंढने की सोचा। फिर मैं कमरे से बाहर निकलकर चारों ओर नजर दौड़ाई। तब दीदी मुझे मम्मी पापा के कमरे के बाहर देखी। पापा के कमरे में झांक रही थी। वह वहां क्यों झांक रही थी, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने दीदी की ओर जाने की सोचा, पर तभी वह मेरे कमरे की ओर पलट गई। अगर मुझे दीदी देख लेती तो उसे लगता कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। इसीलिए दीदी के देखने से पहले ही मैं अपनी जगह वापस जाकर सो गया। कुछ ही देर में दीदी भी कमरे में आ गई। वह अपनी जगह सो गई। उसका वही अजीब व्यवहार फिर से शुरू हो गया था। वह फिर से मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। दीदी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर एक बात मुझे जरूर समझ में आई थी कि वह मम्मी पापा के कमरे में कुछ देखती है और फिर मेरे शरीर पर हाथ फेर दी है। दीदी अपने मम्मी पापा के कमरे में क्यों जाती है, ये जानने की मेरी इच्छा बढ़ रही थी। अगले दिन दोपहर में घर पर मैं और दीदी ही थे। दीदी मेरी पढ़ाई करवा रही थी। जब भी मेरी पढ़ाई करवा रही थी तो मैंने उससे सवाल किया, दीदी, तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? इस पर उसने कहा, पहले मुझे लगता था कि शादी एक बहुत तनावपूर्ण रिश्ता होता है। धीरे धीरे मुझे शादी की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मेरी उम्र का जोड़ीदार मिलना थोड़ा मुश्किल है। दीदी के जवाब पर मैं फिर से उससे कोई और सवाल नहीं किया। तब चुपचाप मैं पढ़ाई करने लगा। मुझे इंजेक्शन देने के लिए लड़का आया। इंजेक्शन लेने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। जब मैं सोकर उठा तो उठाते ही मुझे तेज भूख लग गई थी। मुझे मैगी खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने दीदी से मेरे लिए मैगी बनाने को कहा। उस समय दीदी मम्मी के कमरे में थी। जब मैं उस कमरे के पास गया तो मुझे दीदी वहां कुछ अलग ही रूप में अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। वह खुद को शीशे में ऐसे निहार रही थी जैसे वह 18 साल की लड़की हो। दीदी का खुद को निहारना कब तक खत्म होगा, इसकी प्रतिष्ठा करते हुए मैं कमरे के बाहर खड़ा था, लेकिन वह तो खुद को हीरोइन समझकर और भी ज्यादा देख रही थी। इधर मेरी भूख भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। आखिरकार मैं दीदी के कमरे में चला गया। उस समय वह वैसे ही मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बातें करने लगी। दीदी उस वक्त नहाने का गाउन पहने हुए थी। मुझे देखते ही उसने कहा, उठ गए अमर, तुम अच्छा अब आ ही गए हो तो बताओ मैं कैसी लग रही हो? मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं वहां गया था, लेकिन दीदी तो मुझसे अपनी तारीफ सुनने में व्यस्त थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गई। एक हाथ मेरे गले में डालकर वह मेरे पीछे खड़ी हो गई। उसने कहा, अमर, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे अब भी शादी करनी चाहिए? दीदी के इस सवाल पर मैं क्या जवाब दूं, समझ नहीं पा रहा था। मैंने उससे कहा, दीदी, शादी करना तुम्हारा निजी फैसला है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यहाँ इसलिए आई था क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए मैगी बना सकती हो? मेरी बात सुनकर दीदी हंस पड़ी।
उसने कहा, मैंने तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम अभी भी बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं तैयार होकर आती हो। उस समय मैं उस कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में उसने मुझे मैगी बनाकर दी। उसी रात मैंने तय कर लिया था कि मुझे मम्मी पापा के कमरे में झांकना है, क्योंकि मुझे जाना था कि दीदी वहां क्यों जाती है। रात में सोने के बाद कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें खोली। उस समय मैं जानबूझकर बड़बड़ा रहा था, पानी कहाँ है, प्यास लगी है। लेकिन कमरे में पानी नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए अब मुझे किचन में जाकर ही पानी पीना पड़ेगा। मैं यह सब जानबूझकर बड़बड़ा रहा था ताकि दीदी को लगे कि मैं सचमुच पानी पीने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि वह भी जाग रही है। फिर मैं कमरे से बाहर निकला। पानी पीने के चक्कर में मम्मी पापा के पास के कमरे के बाहर गया। दरवाजा थोड़ा खुला था और जब मैं अंदर झांका, मम्मी पापा एक दूसरे के साथ दिखे। पापा ने मम्मी को प्यार से पास में खींच लिया था। ये सब देखकर कुछ बातें मेरे समझ में आ गईं। मुझे जो समझना था वह मैं समझ चुका था। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। उस रात मैंने दीदी को अपने कमरे से बाहर जाते नहीं देखा था, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि दीदी के मन में कुछ अलग ही चल रहा है। अब मुझे उससे अकेले में बात करनी थी। देखते देखते 3 दिन बीत गए। मेरी गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। मम्मी पापा ने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था। ये प्लान उन्होंने सिर्फ अपने ही लिए ही बनाया था। मम्मी पापा का कहना था कि सामने मेरी 10वीं का एग्जाम है, इसीलिए अब मैं छुट्टी का इस्तेमाल अपने सिलेबस की तैयारी के लिए करो। मम्मी पापा ने मुझे छुट्टी के बावजूद पढ़ाई करने को कहा था और इसी वजह से उन्होंने मुझे ट्रिप पर साथ नहीं ले गए। 3 दिन बाद जब मेरी छुट्टियां शुरू हुई, तब मम्मी पापा अपने ट्रिप पर निकल गए थे। उनके जाने के बाद घर में मेन दीदी के साथ अकेला था। उस दिन घर में कोई नहीं था, तो मैंने दीदी से सवाल किया। मैंने उनसे कहा, दीदी, अब तुम्हें भी शादी करने की इच्छा होती होगी ना? यहाँ आने के बाद से माँ पापा को साथ में देखकर तुम्हें भी लगता होगा कि तुम्हें भी कोई ऐसा चाहिए जो तुमसे प्यार करे। जैसे ही मैंने सवाल किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अमर, तुमने सच में मेरे दिल की बात पहचान ली। लेकिन दीदी ने रोते रोते मुझे गले लगा लिया। वह कहने लगी, मैं तुम्हें छोटा समझ रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल छोटे नहीं हो। तुम्हारी समझदारी की बात सुनकर मुझे तुम्हारे अंदर का एक बड़ा आदमी नजर आ रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी इस उम्र में मुझे कोई पसंद करेगा? दीदी ने फिर वही सवाल मुझसे किया था, जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद से दीदी का नजरिया मेरे प्रति बदल गया था। उसके बाद से दीदी ने घर में मम्मी के स्टाइलिश कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। दीदी को स्टाइलिश कपड़े में देखकर मैं उसे देखता ही रह जाता। जब स्टाइलिश कपड़े पहनकर तैयार होती तो वह खास तौर पर मेरी तारीफ करने के लिए आती। इतना ही नहीं, वह मुझसे चिपक कर फोटो भी खिंचवाती। दीदी का जो भी स्पर्श मुझे होता है, मैं कुछ अलग ही दर्शाता था। उसका एकदम से बदला हुआ अंदाज यह बता रहा था जैसे वह मुझे भी इशारे कर रही हो। खैर, एक दिन सुबह नहाने के बाद मैं जीन्स पहनी। जीन्स पहनते समय अचानक उसकी जेब गलत जगह अटक गई और मुझे दर्द होने लगा। तब मैं जोर जोर से मम्मी को पुकारने लगा। मम्मी तो घर पर नहीं थी, ये मैं कुछ देर के लिए भूल गया था। मेरी आवाज सुनकर मम्मी नहीं, लेकिन मेरी दीदी दौड़ती हुई मेरे कमरे में आ गई। उसने पास आकर मुझसे पूछा, क्या हुआ अमर? मैंने उसे सब कुछ बताया। तब वह मेरे पास आई और मेरी मदद करने लगी। जैसे ही उसने मेरे चेन को हाथ लगाया, मैं शर्म से लाल हो गया। मैंने कहा, दीदी, मुझे शर्म आ रही है। जब उसने समझाते हुए कहा, अभी के लिए शर्म को अलग रखें, नहीं तो तुम हमेशा के लिए परेशानी में पड़ जाओगे। अब तुम्हारी मम्मी तो घर पर नहीं है, इसलिए तुम्हारी मदद मुझे ही करनी पड़ेगी। तब मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसे मेरी मदद करने दी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। कुछ ही देर में उसने मुझ में परेशानी से राहत दिला दी, लेकिन उसके बाद से दीदी की नजर मुझ पर बदल गई। जब उसने मेरी मदद की तो अनजाने में उसका स्पर्श गलत जगह हो गया था। मेरी मदद करने के बाद वह मुझे एक अलग नजर से देखने लगी। उसने कहा, अमर, मैं तो तुम्हें इतने दिनों से सामान्य समझ रही थी, लेकिन तुम तो 17 साल की उम्र में ही बहुत बड़े हो गई थी। जो कुछ भी कह रही थी, मैं सब समझ रहा था। उस समय मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई।
उस दिन के बाद दीदी ने कहा, आज से जब तक मम्मी घर नहीं आती मैं तुम्हें नहला दिया करूंगी। मैं उसे मना कर दिया क्योंकि मैं बहुत ही शर्मीला था। मेरे इनकार पर दीदी ने कहा, ठीक है, नहाना तुम खुद ही करो, लेकिन नहाने के बाद तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आज तुमने जो गड़बड़ की थी उससे बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी। आज के बाद मैं तुम्हें तैयार करूंगी। उसकी बात पर मैंने सहमति दी। उस दिन हमेशा की तरह दोपहर में वह लड़का मुझे इंजेक्शन देने घर आया। इंजेक्शन लेने के बाद और फिर मैं रोज की तरह सोया नहीं था, बल्कि उठकर कमरे से बाहर चला गया। हाल में आते ही मैं टीवी चालू कर दिया। टीवी की आवाज सुनकर दीदी मम्मी के कमरे से बाहर आई। शायद वह मम्मी के कमरे में आराम कर रहे थी। दोपहर में जिस तरह से दीदी तैयार हुई थी उसके मचलना कुछ अलग ही था। खैर, आज भी दीदी ने छोटे कपड़े पहने हुए थे। उसने कहा, अमर, मैंने खास तुम्हारे लिए पानी पूरी बनाई है, रुको मैं किचन से लेकर आती हूँ। किचन में जाते समय उसने टीवी बंद कर दें और पानी पूरी लाने के लिए किचन में चली गई। वह मुझे हाल में ही पानी पूरी खिला सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह मुझे मेरे कमरे में लेकर गई और मुझे बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों से पानी पूरी खिलाने लगी। पानी पूरी खाते समय दीदी बार बार मेरे बालों पर हाथ फेर रही थी। वह कह रही थी, तुम बहुत समझदार हो गए हो, अब तो तुम बड़े भी हो गए हो। तब दीदी के परफ्यूम की खुशबू मेरे कमरे में चारों ओर फैली हुई थी। बराबर बात कर रही थी और मुझे धीरे धीरे नींद आने लगी। कुछ देर में मैं गहरी नींद में सो गया। जब मैं नींद से जागा तो मुझे चक्कर जैसे महसूस हो रहा था। उठते ही मैंने अपने सिर पर हाथ रखा और बिस्तर पर बैठ गया। कुछ समय बाद दीदी मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, अमर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में इतना आनंद आएगा। दीदी की बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसकी बातों पर सिर हिला दिया क्योंकि मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। दीदी ने कहा, तुम फ्रेश होकर आओ, हम मजे करेंगे। मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर गया। तब दीदी ने फोन में मेरी पसंद के गाने लगाए थे। इससे पहले दीदी ने कभी मेरी पसंद के गाने नहीं सुने थे। उसे डीजे के गाने बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन उस दिन उसने खुद ही मेरी पसंद के गाने लगाए। इतना ही नहीं, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डांस करने लगे। उसने मेरा एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरा अपने कंधे पर रखा, पर मेरे साथ कपल डांस करने लगे। दीदी इतनी खुश क्यों थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए, दीदी मुझे खुश दिखाई देने लगी। लेकिन दोपहर में जब भी मैं सोकर उठता, मुझे बहुत थकान महसूस होती थी। सोकर उठने पर वह मुझे हमेशा एक ही बात कहती, तुमने आज मुझे बहुत खुश किया। मैं उसे किस तरह से खुश कर रहा था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जो तकलीफ मुझे हो रही थी वह मुझे अच्छी लगने लगी थी। शुरू में मुझे दीदी से तैयार होने में संकोच होता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी आदत पड़ गई। अब मैं बिना शर्माए दीदी से तैयार होने लगा। अगले कुछ दिनों में दीदी और मेरे बीच एक अलग रिश्ता बनने लगा और मुझे वह सब कुछ अच्छा लगने लगा। कुछ दिन बाद मम्मी पापा घर आ गए। अचानक एक दिन मुझे बहुत चक्कर आने लगे और फिर घर वालों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अचानक मुझे क्या हुआ ये मुझे भी समझ नहीं आया। जब मेरी आंखें खुली तो पता चला कि मैं लगभग 1 महीने बाद आईसीयू से बाहर आया हूँ। 1 महीने में आईसीयू में रहा और इसकी वजह जब डॉक्टरों ने मम्मी पापा को बताई तो वह भी मेरे साथ हैरान रह गए। जब मैं आईसीयू से बाहर आया तो डॉक्टर ने खुद मुझसे बातचीत की। पिछले 1 महीने में मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या नहीं, ये डॉक्टर ने मुझे विस्तार से पूछा। मेरे साथ बातचीत के बाद डॉक्टरों को मेरे दुख का पता चला। उन्होंने मम्मी पापा को बताया है कि अमर को पिछले 1 महीने से एक अजीब बीमारी हो गई है। उसने खुद की एक अलग दुनिया बना ली है। वह कल्पना में जी रहा है। डॉक्टर ने मेरे साथ साथ घर के सभी लोगों से बात की थी। डॉक्टर ने मम्मी पापा से कहा, आप दोनों अपने काम में व्यस्त थे, आपने खुद के लिए समय निकाला, लेकिन अपने बेटे से बातचीत सही समय पर नहीं किया। आपका बेटा खुद से बातें करता था और इस पर आपका ध्यान नहीं था। इसके बाद घर में अमर की दीदी आई। अमर ने अपनी दीदी का भी एक शख्स के प्यार में पड़ते हुए देखा। इंजेक्शन लेने के बाद वह रोज अपनी दीदी को घर आए, इंजेक्शन देने वाले लड़के के साथ देखता था। यह सब देखकर उसे लगने लगा कि प्यार केवल लड़के और लड़की के बीच होता है। इसीलिए वह खुद को उस रूप में देखने लगा
जब वह अपनी दीदी को उसके प्रेमी के साथ देखता तो वह खुद को उसी जगह पर देखता और इस दौरान वह भी गलत राह पर जाने लगा। मोबाइल में गलत चीज देखकर उसने भी गलत काम करना शुरू किया और इस वजह से वह धीरे धीरे कमजोर होता गया। उसके बार बार के विचारों के कारण उसे आईसीयू में भर्ती होने की नौबत आ गई। अमर के साथ जो पिछले 1 महीने में हुआ उसके लिए उसकी फैमिली जिम्मेदार है। डॉक्टर ने जो कुछ हुआ वह मम्मी पापा को बताया था और दीदी भी वहां मौजूद थी। जब दीदी के गले में मुझे मंगलसूत्र देखा, मुझे तब पता चला कि जब मैं आईसीयू में था तब मम्मी पापा ने दीदी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी थी। मेरी हालत देखकर दीदी ने मुझसे माफी मांगी। उसने कहा, मैं तुम्हारी देखभाल करने आई थी, लेकिन मैं भी अपनी ही दुनिया में खो गई थी। तुम्हारी तरह मैं भी अकेली हो गई थी। तुम्हारी वजह से मेरी मुलाकात उस शख्स से हुई और धीरे धीरे हमारे बीच प्यार पनप गया। मैं अपनी दुनिया में इतनी खो गई कि मैं कभी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया। यह मेरी भी गलती थी। इस बात का मैं कोई जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैं खुद बोलने में असमर्थ था। मुझे क्या बीमारी थी इसका मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। मेरी बीमारी के बारे में पता चलते ही मम्मी पापा ने उस दिन के बाद से मेरी देखभाल खुद करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे बातचीत करना शुरू किया। तब मुझे यह समझ में आने लगा कि प्यार सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच का रिश्ता नहीं होता, बल्कि माता पिता और बच्चे का भी एक प्रेम का रिश्ता होता है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल कई माता पिता अपने करियर को बनाने में बिजी रहते हैं। इसी करियर की दौड़ में अनजाने में अपने बच्चों की अपेक्षा कर देते हैं। इसका उन्हें एहसास नहीं होता। अगर माता पिता खुद अपने काम में व्यस्त होंगे तो इसके परिणाम बच्चों पर पड़ने लगता है। बच्चों को गंभीर मानसिक बीमारियों का खतरा हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह की मानसिक बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहा करें। रोज उनसे बातें करें, उन्हें कभी कभी बाहर घुमाने ले जाएं। हर माता पिता के लिए उनके बच्चे सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। ये माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर और एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।